सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। बात करें अगर इसकी, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लगातार फेडरलिज्म के बारे में हर कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको अब तक हमने फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव में एक यूनिवर्सल अप्रोच लिया। क्या लिया? यूनिवर्सल अप्रोच के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड स्तर पर पढ़ रहे हैं कि अगर किसी देश को अपने आप को फेडरल कहना है तो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। साथ ही साथ फीचर्स की बात हमने किया और साथ ही साथ फेडरलिज्म की हमने डेफिनेशन देखा कि क्या होता है। फिर हमने देखा फेडरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये हमने देखा। अब हम लोग यूनिवर्सल के साथ साथ अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट, जो कि होगा इंडियन पर्सपेक्टिव में। किसमें होगा? इंडियन पर्सपेक्टिव में, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है कि नहीं, इंडिया को क्या चीज़ फेडरल बनाती है। तो इन सभी जैसे मुद्दों पर हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। अगर बात करें व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो इंडिया अब फेडरल कंट्री की जब बात होती है, क्या भारत एक फेडरल कंट्री है, तो सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि भारत के संविधान में कहीं से भी फेडरल शब्द का यूज नहीं है, बल्कि उसके स्थान पे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। यानी कि पहली बात तो आपको ये गांठ बांध लेनी है, कहीं से भी फेडरल शब्द का भारतीय संविधान में यूज नहीं है। जबकि जब हम पढ़ते हुए पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि जो फेडरलिज्म की विशेषताएं होती हैं वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं जितने भी सिद्धांत होते हैं संघवाद के, वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम उसको टैली करते हैं तो पूरा मिलता है। यानी इंडिया को हम एक फेडरल कंट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं से भी संविधान में फेडरल शब्द का यूज नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है और पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि एक छोटे छोटे देश जिससे बेल्जियम हो गए, श्रीलंका हो गए, ये सभी अपने अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? फेस करते हैं। वही पहली लाइन आपका लिखा है कि वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटीज़। अपने अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने के तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और जिसमें किसी ने पावर शेयर किया तो वेल एंड गुड, नहीं शेयर किया तो सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिलती थी। लेकिन ये तो हो गई छोटे देशों की बात। वहीं पे अगर बड़े देशों की बात करें, जैसे इंडिया जैसे बड़े देशों की बात करें, तो इनका क्या है? इनका लिखा है कि व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मेनी लैंग्वेज, सो मेनी रिलीजन्स एंड सो मेनी रीजन्स, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज़ है, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे, आपके रिलीजन के आधार पे, तमाम प्रकार की एक वास्ट देश में वास्ट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे कैसे पावर की शेयरिंग होती है? सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो वही अरेंजमेंट क्या है पावर शेयरिंग का भारत में, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान आपका लागू होता है, उसके बहुत पहले भारत एक प्रकार से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद होता है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लडी पार्टीशन भी देखने को मिलता है, जिससे भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति है, भारत की जो सोशल स्थिति है, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है, बड़ी चरमरा जाती है। तो वही चीजें कह रहा है कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। बड़ा ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद इंडिया इमर्ज होता है, ठीक है। और इसकी इमरजेंस के बाद जल्द ही सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तमाम जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो भारत के हिस्से बनते हैं और सभी को पिरो कर एक बड़ी माला बनाई जाती है और अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। जितने भी प्रिंसली हाउस थे, जितने भी राजा रजवाड़े थे, सबको एक साथ मिक्सअप करके, तमाम आप जानते होंगे 500 से भी अधिक रियासतें थी, सबको मिक्सअप करके एक जो है अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार से भारत बनता है। और इस प्रकार से अगर कोई मिलता है आपके साथ, जैसे आपने फेडरेशन में पढ़ा था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और हम जानते हैं इन दोनों में मुख्य जो की एस्पेक्ट है वो है पावर शेयरिंग, यानी शेयर होगा पावर तभी तो सभी लोग साथ होंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और फाइनली जो है जितने भी प्रिंसली हाउसेस थे वो सब एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। और उस प्रकार से
ये कहा गया भारत को, संविधान ने डिक्लेयर किया इंडिया को कि इंडिया क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, फिर भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से फेडरेशन शब्द का यूज भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। एंड द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। और ये बातें लेकिन कही गई हैं, भारत में, भारत के संविधान में किसी भी प्रकार से फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है। फिर भी जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए भारत के दैनिक दिनचर्या में, भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत की जो है क्या बोल सकते हैं, इंडियन यूनियन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी हमें कहीं ना कहीं हर एंगल में देखने को मिल जाती है। फिर भी फेडरल शब्द का, फेडरेशन का यूज कहीं से भी भारतीय संविधान में होते हुए हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो थोड़ी सी आपका जो है बैकअप है, लेकिन अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि आखिर क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो सिंपल सी बात है, आपने कहा ना कि जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं वो इंडियन फेडरेशन से, यानी भारत के जो इंडियन यूनियन है उसको, उस पर लागू होते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर भी आपकी यूज शब्द फेडरेशन का, मतलब फेडरेशन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो फेडरेशन का सिद्धांत होता है वो भारत में हमें देखने को मिल जाता है। सो लेट अस गो बैक द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। जो हमने 7 फीचर्स पीछे पढ़े थे, यही जो 7 फीचर आपने पढ़ा था, मुख्य रूप से की फीचर, जितने भी फीचर्स आपने देखा था, इन सभी फीचर्स को मिला लेते हैं। यानी कि अगर भारत में फेडरेशन जैसी चीजें, फेडरेशन के सिद्धांत लागू होते हुए देखने को मिलते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहली बात है कि हमको पता है कि एक देश को फेडरल बनने के लिए उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। वो विशेषताएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म की क्या विशेषता होती है। तो 7 फीचर, 6 से 7 फीचर हमने पढ़ा था। उन सभी फीचर्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम टैली करा देंगे और टैली करा के इस बात से श्योर हो जाएंगे कि भारत में फेडरलिज्म के सिद्धांत की प्रैक्टिस हुई है। भारत बोल सकते हैं कि भारत इन सब चीज़ों की वजह से एक कहीं ना कहीं क्या बन सकता है, एक हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन कहीं से भी फेडरल शब्द का यूज नहीं हुआ है। सो वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही कह रहा है, इन सभी फीचर्स को हम देखेंगे कि अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है एप्लीकेशंस, इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो मन में प्रश्न आता है कि आखिर वो फीचर्स क्या है। तो 7 फीचर्स में सबसे पहला फीचर आपको पता होगा कि किसी देश में फेडरलिज्म होने के लिए वहाँ पे कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अधिक से अधिक 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन किसी देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। उन सभी गवर्नमेंट के अपने अपने जुरिस्डिक्शन होने चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने क्रमवाइज पढ़ा हुआ था। तो क्या ये सभी फीचर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं? हम उनको मिलाना शुरू करते हैं, टैली करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको बात करेंगे संविधान की। तो संविधान भाई आप वो चीज़ है जिससे भारत, हमारा पूरा देश क्या होता है, चलता है। और वही भारत के गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंटल सिस्टम की बात करें, सरकार की बात करें, तो भारतीय सरकार जो है, जो भारतीय गवर्नमेंट जो प्रणाली है, उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो हमारी है 2 लेवल की है। कितने? 2 लेवल। कौन कौन सी? सेंट्रल और स्टेट। अब बाद में एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ये भी एड ऑन हुई है, जिसको पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी हम कहते हैं। और ये तीनों, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल हो, यही आपकी क्या कहलाती है, टियर्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें भारतीय व्यवस्था में हमें वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। शुरुआत में सेंट्रल और स्टेट थे, यानी 2 लेवल गवर्नमेंट हो गया। अब इस समय 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि भारत की सरकार की व्यवस्था की अगर बात की जाए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भारतीय व्यवस्था में देखने को मिल जाती है। और जो फेडरलिज्म का जो पहली फीचर्स है, फेडरलिज्म का जो पहला फीचर है, वो यही कहता है कि किसी देश को फेडरल कंट्री बनने के लिए वहाँ पे कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए भारत में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है और लोकल भी है। यानी पहला फीचर तो यहीं पे मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं शुरुआत में जब भारत देश आज़ाद होता है तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनती है। कौन कौन सी? द यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, राज्यों के संघ को जो रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि संविधान ने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुरुआत में क्या की, प्रोवाइड की। कौन कौन सी? एक यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। बाद में एक थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म भी ऐड हुआ।
थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हम लोग बोला क्या गया, लोकल गवर्नमेंट, जो किस फॉर्म में थी, पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज, यानी जिसको पंचायत और म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं। यानी भारत में टोटल 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल गई। अब आप इस आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत का जो पहला जो फेडरलिज्म का जो पहला फीचर है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरा क्या हो रहा है, मिल रहा है, टैली कर रहा है। तो पहले आधार पर तो हमारा काम सेट हो गया। दूसरा फीचर्स हम लोग मिलाते हैं कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के ऊपर अगर शासन की व्यवस्था को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, लेजिस्लेशन की बात की जाए, टैक्सेशन की बात की जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कानून जो है, दोनों के लॉज जो हैं, इसी एक व्यक्ति पे क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। यानी डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट देयर ज्यूरिसडिक्शन आर डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं आपका एक ही व्यक्ति हम हैं, तो हम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कानून इंप्लीमेंट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कानून भी क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सबके अपने अपने क्या होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन होते हैं कि किन बिंदुओं पर आप शासन करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर और किन बिंदुओं पर आप शासन करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब इस दूसरे फीचर्स को हम लोग मिलाते हैं कि एज एनी फेडरेशन दीज डिफरेंसेस टियर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। हम जानते हैं जो अलग अलग टियर्स हैं, मतलब चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये टियर्स मतलब लेवल है ना, आपका वो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनके अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन 3 लिस्ट। अब इस बात को क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यानी कि 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की अगर बात की जाए तो कानून देखिए एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर सेंट्रल भी शासन करेगा, स्टेट भी शासन करेगा और दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन किन किन बिंदुओं पे सेंट्रल कानून बनाएगा, किन किन बिंदुओं पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो भी आपका संविधान ने क्लियरली क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। यानी संविधान ने एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया है, यानी 3 लिस्ट बना दी है। और इस 3 लिस्ट में पहली लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट, और दूसरी आपकी क्या है, स्टेट लिस्ट, और थर्ड वन इज दैट कंकरेंट लिस्ट। यानी कि 3 प्रकार की लिस्ट आपकी संविधान ने क्या कर दिया, प्रोवाइड करा दिया है। और इस 3 लिस्ट के माध्यम से डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग डिफरेंट सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन को एंजॉय करने की व्यवस्था संविधान ने कर दी है। अब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, यूनियन गवर्नमेंट जिस पे कानून बनाए, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, जिस पे मोदी गवर्नमेंट कानून बनाए। आप इस चीज को ऐसे समझिए। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से बिंदु आते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट में जो मतलब यूनियन जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिन जिन बिंदुओं पे कानून बना सकती है एक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, वो सभी बातें, वो सभी कानून, वो सभी चीजें आपकी यूनियन लिस्ट में आती है। जैसे कि आपके चाहे वो आपका बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, आपका जो है डिफेंस ऑफ कंट्री हो, करेंसी हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, यूनियन लिस्ट में आती हैं। किस में आती हैं, यूनियन लिस्ट में। तो वही लिखा है कि यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यानी इन सभी मुद्दों को रखा गया किसमें, यूनियन लिस्ट में। और सभी मुद्दे कभी कभी देखिए लिस्ट को आप याद रखें, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि ये सभी मुद्दे किस लिस्ट में आते हैं, या फिर इस लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे आपके वो सभी मुद्दे जो राष्ट्रीय हित में हो, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो, जैसे कि देश की सुरक्षा का मामला हो, फॉरेन अफेयर विदेशी मामले की बात हो, बैंकिंग सिस्टम की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, नोट छापने की बात हो, करेंसी का मामला हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं यूनियन लिस्ट में। किस में आती हैं, यूनियन लिस्ट में। और इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उस पे जो है कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि आपके ये सभी मुद्दे इसलिए आपके यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं क्योंकि इन सभी पे वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। हमें इन सभी मुद्दों पे
देश की सुरक्षा का मामला हो तो इस पर एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, नहीं कि हर राज्य सरकार को ये मिल जाए कि आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से देश की रक्षा करिए, तो संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। नोट छापने की बात कर दे, सबको फ्री कर दे, सब लोग अपने अपने हिसाब से नोट छापे, तो हर राज्य अपने अपनी नोट छापने लगेगा, इससे समस्याएं कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये चीज़ें भी इसलिए आपकी यूनियन लिस्ट में लिखी गई कि इस पे यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। तो चाहे वो करेंसी का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो, फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, डिफेंस ऑफ द कंट्री का मामला हो, करेंसी का मामला हो, ये सभी मुद्दे आपके जो है यूनियन लिस्ट में रखे गए, क्योंकि इस पर यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है, एक जैसे कानून की जरूरत है पूरे देश में, नेशनल लेवल पे। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यानी जितनी बातें कही गई हैं इन सभी पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो पुलिस हो, ट्रेड हो, इरिगेशन हो, इन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये लिखा है स्टेट लिस्ट को, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, यानी राज्य स्तरीय और लोकल इंपॉर्टेंस जैसे मुद्दों पे जो है मुद्दे पर कानून बनाती है वहाँ की राज्य सरकारें, जैसे कि पुलिस का मुद्दा हो, ट्रेड का मुद्दा हो, कॉमर्स का मुद्दा हो, एग्रीकल्चर जैसे खेती उती वाला मामला हो, आपका इरिगेशन सिंचाई का मामला हो, तो इन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि इन सभी मुद्दों पे लोकल गवर्नमेंट ही अपना जो है, स्टेट गवर्नमेंट ही अपना कानून बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ये जो स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे कहे गए हैं, चाहे वो पुलिस वाला मामला हो, चाहे ट्रेड का मामला हो, कॉमर्स का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, कॉमर्स का मामला हो, इन सभी मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए इन सभी मुद्दों को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। आप देखे भी होंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वर्दी थोड़ी सी अलग होती है, वही कोलकाता की तरफ जाएंगे आप, पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो आपको पुलिस की वर्दी थोड़ी अलग मिलेगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है, तो वो चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। अगला जो लिस्ट है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट है। क्या है? कंकरेंट लिस्ट है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। आपकी जो समवर्ती सूची होती है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसपे दोनों मिलकर कानून बनाए, यानी सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं जिन मुद्दों पे, उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं। जैसे कि एजुकेशन का मामला हो, फॉरेस्ट का मामला हो, मैरिज का मामला हो, एडॉप्शन का मामला हो, सक्सेशन का मामला हो, ये सारे मुद्दे जो है कंकरेंट लिस्ट में रखे जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो तो यूनिवर्सल पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग व्यू हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग व्यू हो सकते हैं, दोनों को एक साथ मिल के बैठ कर इस पर बात करके काम करना चाहिए। फॉरेस्ट का मुद्दा हो तो फॉरेस्ट कोई स्टेट का मामला नहीं होता है, ना ही वो सेंट्रल का मामला होता है, दोनों लोगों का मिलकर मामला होता है, क्योंकि फॉरेस्ट पूरे देश की भी संपदा है, राज्य की भी संपदा है। अगर राज्य अपने हिसाब से उसका दोहन एक्सप्लॉयटेशन करने लगे तो वनों का जो है डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पूरा देश प्रभावित होगा। इसलिए इन सभी मुद्दों पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची को कहा जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो उनको कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर बात करके कानून बनाते हैं, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। और इस पे यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इस लिस्ट में जो बातें कही गई हैं, कौन कौन से, फॉरेस्ट का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ट्रेड यूनियन का मामला हो, मैरिज का हो, एडॉप्शन का हो, सक्सेशन का हो, इस पे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। लेकिन अगर इनमें किसी मुद्दे पे कानून बनाते समय अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्या होता है? इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, वो क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति बनती है, देन द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तब जो यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाता है वही आपका लागू होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होने की वजह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है। क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर्ड विथ स्टेट गवर्नमेंट। तो वही कह रहा है कि अगर इन कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाते समय कोई भी ऐसा मुद्दा आता है जिससे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वही आपका प्रिवेल होता है, वही आपका लागू होता है। तो इस तरीके से आपने जो आपके तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट बता रही है कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को, लेकिन हर, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये दोनों के ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि कुछ मुद्दों पे वो कानून बनाएगा, कुछ मुद्दों पे ये कानून बनाएगा। तो ये लिस्ट आपकी बता दी। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इनके अलावा भी तो कुछ मुद्दे होंगे,
जैसे कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी वन ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी उन सभी मुद्दों का क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते, उनका क्या। तो उनको रखा गया किसमें, रेसिडरी सब्जेक्ट में। किसमें रखा गया है, रेसिडरी सब्जेक्ट में, यानी कि संविधान बनते समय ये सारी चीजें भाप ली गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे आए जो संविधान बनने के बाद आए, तो मन में प्रश्न आ रहा है तो उनका क्या, उनको किस लिस्ट में रखा जाएगा। तो उनके लिए एक आपका रेसिडरी सब्जेक्ट बनाया गया, और इस रेसिडरी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी मुद्दे कंप्यूटर से संबंधित हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, साइबर अटैक से संबंधित हो, क्योंकि कंप्यूटर बात संविधान बनने के बाद ही आया, तो उन सभी मुद्दों पे संविधान बनने के बाद जो मुद्दे आए, उन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडरी सब्जेक्ट, यानी कि जो भी मुद्दे संविधान बनने के बाद आए उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट के दूसरे पॉइंट को भी आपने पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या था कि आपकी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमने देख लिया कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो पहली चीज़ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म का प्रिंसिपल जो है इंप्लीमेंट हुआ है। दूसरा चीज़ कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, ये भी हमने देख लिया कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, अलग अलग शासन करने के लिए रेंज एंड क्राइटेरियाज होती है, ठीक है। फिर हमने अब अगला पॉइंट देखना है कि आपकी We noted above that most federations that are formed by holding to the federation do not give equal power to its constituent units। भारत में अगर फेडरलिज्म की बात करें तो भारत में किस टाइप का फेडरेशन की प्रैक्टिस हुई है, तो वो आपकी हुई है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कैसी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आपसे कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हो कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस हुई है, तो आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप जो फेडरेशन में होल्डिंग टू द फेडरेशन देखने को मिलता है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनकी पावर इक्वल नहीं होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं उनकी पावर इक्वल होती है। लेकिन होल्डिंग में सभी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं होती है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है। तो ये चीज़ें भी हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमें मिलते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, ठीक है, आइडेंटिकल पावर नहीं। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस, हम जानते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ स्टेट्स की पावर क्या है, कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है, स्पेशल स्टेटस है। स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी राज्यों के पास जो है स्पेशल पावर है, ये स्पेशल पावर को एंजॉय करते हैं। कुछ किसके अंतर्गत, कुछ सर्टेन प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, जिसको आर्टिकल 371 कहते हैं। ये जो नॉर्थ जो है, नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्री स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ये स्पेशल स्टेटस को, स्पेशल पावर को एंजॉय करते हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत, ड्यू टू देयर पेकुलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अब ये इनको स्पेशल स्टेटस दिया भी क्यों गया, क्योंकि उनकी कुछ सोशल और जो सेकुलर क्या बोल सकते हैं, सोशल और हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टांसेस थी, इसकी वजह से चाहे आसाम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, इन सबको स्पेशल पावर दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया। और ये स्पेशल स्टेटस संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 371 के अंतर्गत दिया गया, जिससे कि अपनी पावर को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। उनको कुछ इनको एक्स्ट्रा जो है प्रिविलेजेस मिलते हैं। These special powers are specially enjoyed in the relation to the protection of their land, right for indigenous people, their culture and also preferential employment in the government service। इन सभी चीज़ों में इनको क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है, चाहे वो अपने लैंड की प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात हो, राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल की बात हो, चाहे कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इन सभी चीज़ों में उनको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। So, Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. Some similar special provisions exist for some other states in India as well as। वही बातें कर रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी नहीं होता है वो वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता, तमाम चीज़। अब जम्मू कश्मीर की भी कहानी आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 था, आर्टिकल 370 था, तब तक आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते थे। अब फिलहाल ये चीज़ें खत्म होने की वजह से अब वहाँ पर भी नॉर्मल चीज़ें हो गई। तो वही चीज़ें हैं, ये जितने भी स्पेशल प्रोविजन मिलते थे वो आपके संविधान के द्वारा मिलते थे, स्पेशल स्टेटस मिलते थे। साथ ही साथ आपके कुछ और भी हैं। यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट है, क्या है, यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के जो इंजॉय करते हैं बहुत ही कम पावर को,
बहुत ही थोड़ी पावर को एंजॉय करते हैं। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट है, यूटीज जिसको बोलते हो आप, यूनियन टेरिटरीज वाला कॉन्सेप्ट है। मामला क्या है, संघ शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये चूंकि इनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाया जाता है, इनकी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से, क्योंकि ये इतने छोटे स्टेट्स होते हैं कि इनको एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और साथ ही साथ इनकी जो हिस्टोरिकल जोग्राफिकल सिस्टम ऐसा होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ, किसी भी वर्तमान में मौजूद राज्य के साथ इसको मिला भी नहीं सकते, क्योंकि इसका कल्चर, इसका जोग्राफिकल सिस्टम, इसका हिस्टोरिकल सिस्टम ऐसा है कि वो किसी अदर राज्य के साथ मिल भी नहीं सकता, और इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए इनको संघ शासित प्रदेश बनाते हैं, यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं। अब ऐसा करके जो है इनको जो है एक नया जो है क्या बोल सकते हैं, एक यूनिट्स जो है छोटी, बहुत ही थोड़ी पावर इनको जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि अपना काम को करते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ हो, लक्षद्वीप हो, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली हो, ये सभी को हम लोग यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत देखते भी। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, इन सभी टेरिटरीज के पास स्टेट्स की पावर नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर टू रनिंग दिस एरिया, इन सभी एरियाज को रन कराते हैं पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पे सारे काम मैक्सिमम जो है कंट्रोल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। यानी कि आप समझ गए, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, तमाम जो है ये सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी को यूनियन टेरिटरीज इसलिए कहा गया क्योंकि इतने छोटे थे कि इनको हम स्टेट का दर्जा नहीं देते, इनको छोटी सी थोड़ी मोड़ी पावर दे के छोड़ देते हैं। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ इसको जो है आपको किसी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिकल और जो सोशल और जोग्राफिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतनी डाइवर्स है कि इसको किसी भी स्टेट के साथ हम मर्ज भी नहीं कर सकते। तो आई होप आप ये यूनियन टेरिटरीज का भी कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस होती है, यानी कि सभी स्टेट्स की पावर क्या है, इक्वल नहीं है, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगला जो फीचर्स को हम लोग मिलाने जा रहे हैं वो है आपका कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हमने पढ़ा था कि द फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली। हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि अगर किसी देश में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, किसी देश में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ के फंडामेंटल प्रोविजंस को, यानी कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कोई भी अकेली लेवल ऑफ गवर्नमेंट बदल नहीं सकती। इसको बदलने के लिए कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, यानी दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। तो आइए उस फीचर्स को भी इंडिया के साथ मिलाते हैं। तो वही लिखा है कि इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हम जानते हैं कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन करना आसान नहीं होता, अगर करना है तो क्या करना पड़ता है। उसमें पढ़े थे कंसेंट ऑफ बोथ लेवल। तो देखते हैं, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद अपने इस परिवर्तन को बदल नहीं, कुछ ये खुद किसी चेंज को पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है, अगर किसी चेंज को करना है तो एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाई बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहली बात, अगर चेंज करना है तो जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है दोनों में पास होना चाहिए, वो भी कितने के द्वारा, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदलना है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना है, तो पार्लियामेंट खुद नहीं बदल सकती। अगर बदलना है तो पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में 2/3 मेजोरिटी के साथ उस पर बहस होगी, मतलब बहस होगी और 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगा, तब आप किसी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल सकते हो। और साथ ही साथ इतने से काम नहीं चलेगा, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अगर 28 राज्य हैं तो लगभग एक हाफ, क्या बोला है, हाफ, यानी 28 का आधा लगभग 14+ राज्यों से रेटिफिकेशन होना चाहिए। इस बात की 14 राज्य पुष्टि करेंगे कि हाँ बदल दो, तब जाके किसी फंडामेंटल प्रोविजन को, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदला जा सकता है। तो यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी फंडामेंटल प्रोविजन को, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कोई भी अकेली लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले बदल नहीं सकती। अगर बदलना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगा, ये बात बिल बनेगी और जाके उस पर बहस होगी। 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होगा, एंड देन आफ्टर जो है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन के द्वारा रेटिफाई होगा, तब जाके ये बिल आपका क्या होगा,
बदलेगा, एक्ट बनेगा, तब जा किसी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी हमने देखा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इंडिया के इंडियन मतलब ये जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है वो भी इंडियन में कहीं ना कहीं वो जो प्रिंसिपल है वो इंडिया में लागू होते हुए देखने को मिलता है। फेडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में लागू होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी अकेले बदल नहीं सकता। अगला जो फीचर्स था हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में कि जब भी सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई विवाद होता है जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो वही है कि लिखा है द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और जो प्रोसीजर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर को लेकर, पावर डिवीजन को लेकर किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, देन द हाईएस्ट कोर्ट या हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तब जो सुप्रीम कोर्ट होती है या फिर हाई कोर्ट होती है यानी जुडिशरी जो है वो डिसीजन आपकी क्या करती है तो देती है। यानी कि जुडिशरी का भी एक अहम रोल होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो भी फीचर्स आपका मिल रहा है आपका इंडियन फेडरेशन से। एंड द लास्ट वन इज दैट कि हम पढ़े थे कि जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए भी सिस्टम बनते हैं फेडरलिज्म में आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने की भी व्यवस्था होती है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी व्यवस्थाओं को क्या कर सके, चला सके, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो वही लिखा है इंडिया में अगर बात की जाए कि द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस। भाई पावर, भाई टैक्स पैसा कहाँ से पाएंगे, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, टैक्सेस के थ्रू। तो टैक्स कौन कितना लेगा ये भी कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो किन किन मुद्दों पे वो टैक्स ले सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव वाला हमने देखा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसी तरीके से टैक्स लेने के लिए भी तमाम प्रावधान बना दिए गए हैं, किन किन चीज़ों पे आप टैक्स ले सकते हो, किन किन चीज़ों पे आप टैक्स ले सकते हो। तो वही चीज़ है कि द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है कि रेज कर सके अपने रिसोर्सेज को बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी इन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन टू ईच ऑफ देम। अब ये टैक्सेस क्यों लेते हैं कि वो कैरी ऑन कर सकें द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको कैरी ऑन कर सकें, जो चीज़ें उनको असाइन हुई है, जो काम उनको करना है, उन काम को करने के लिए उनको चाहिए पैसे, और वो पैसे को रेज करने के लिए, रिसोर्सेज को रेज करने के लिए उनके पास पावर होती है कि इन चीज़ों का पैसा ये लगे, इन चीज़ों का पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो आई होप आप इन सभी फीचर्स को आपने देख लिया होगा। जितने फीचर्स हमने पढ़ा, कितने फीचर्स हमने पढ़ा था, 7 फीचर्स, 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म की क्या विशेषताएं होती हैं। और जब हमने उसको इंडिया के साथ क्या किया, टैली कराया, तो वो सभी फीचर्स इंडिया में हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में भले ही भारतीय संविधान में किसी प्रकार से फेडरल शब्द का, फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है, लेकिन जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भारत में इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसको हमने, चाहे वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हो, चाहे जुरिस्डिक्शन की बात हो, चाहे फंडामेंटल प्रोविजन की बात हो, हर वो फीचर फेडरलिज्म का भारतीय व्यवस्था में हमें मिलते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस सभी आधारों पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है। भारत इन सब चीज़ों की वजह से हम इसको फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, लेकिन संविधान में किसी प्रकार से फेडरल शब्द का यूज नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने भी जस्ट पीछे पढ़ा है, ये सारी चीज़ें ही बनाती हैं इंडिया को क्या, ऑफ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या बनाती हैं, ऑफ फेडरल कंट्री। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा जिसका नाम होगा डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अगर भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है तो क्या सबूत है कि हुई है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक, सारे कंटेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ चुके होंगे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, और साथ ही साथ इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और तमाम आने वाले समय में हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, PYQs, सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग 2 लेसन सिविक्स को 1 से 2 लेक्चर्स के अंतर्गत खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला लेसन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आफ्टर दैट ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर। इसी तरीके से हम लोग क्रमागत तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।